Let's Mike News at 5। नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज़ एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए। इस राजनयिक यात्रा में घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया शामिल थे। इस दौरान उन्होंने ब्राजील में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। अपनी यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को घाना पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा सहित कई मामलों को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, भारत अपने सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रधानमंत्री का स्वागत करता है, जो शायद अगली विदेश यात्रा से पहले 3 हफ्तों के लिए देश में रहेंगे। उन्होंने लिखा, अब जब वो देश में हैं, तो शायद उन्हें मणिपुर जाने का समय मिल जाए, जहां लोग 2 साल से अधिक समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। मिली जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 बताई जा रही है। करीब 4 से 5 सेकंड तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद जैसी जगहों पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। इससे पहले दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है और भूकंप के झटके आने से लोगों में डर का माहौल है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार इस भूकंप का केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर था। आपको बता दें कि भूकंप क्यों आता है। दरअसल पृथ्वी की 4 प्रमुख परतें हैं, जिसे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी के नीचे मौजूद प्लेट्स घूमती रहती हैं, जिसके आपस में टकराने पर पृथ्वी की सतह के नीचे कंपन शुरू हो जाता है। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं, तो भूकंप महसूस किया जाता है। जानकारी के अनुसार भूकंप की तीव्रता अधिक होने पर इसके झटके दूर तक महसूस किए जाते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वालों की ओर से तमाम दलीलें रखी गईं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने टिप्पणी की कि गैर नागरिकों को मतदाता सूची से हटाना गृह मंत्रालय का विशेष अधिकार है, न कि चुनाव आयोग का। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने तर्क दिया कि कानूनी मुद्दा यह है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन मतदाताओं पर अपनी नागरिकता साबित करने का दबाव डालता है, जबकि ये काम चुनाव आयोग का नहीं है। उन्होंने कहा कि अब जब चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और चुनाव आयोग कह रहा है कि वो 30 दिन में पूरी मतदाता सूची का रिवीजन करेगा। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आयोग ने कहा है कि वो आधार कार्ड को स्वीकार नहीं करेगा और उसकी ओर से माता पिता तक के भी दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मनमानी और भेदभावपूर्ण रवैया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि उसने बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन के काम को इतनी देर से क्यों शुरू किया। हालांकि अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इसे चुनाव के काफी पहले किया जाना चाहिए था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बेहद अहम बात ये कही कि चुनाव आयोग जो भी कर रहा है वो संविधान के तहत है और इस तरह की एक्सरसाइज 2013 में भी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि आधार कार्ड को वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए बनाए गए डॉक्यूमेंट्स की सूची से बाहर क्यों रखा गया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप नागरिकता के मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं और ये गृह मंत्रालय का विषय है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारत का वोटर बनने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 326 के तहत नागरिकता की जांच की जानी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से 3 मुद्दों पर जवाब देने के लिए कहा। पहला, क्या उसके पास वोटर लिस्ट को रिवाइज करने की ताकत है? दूसरा, ऐसा करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? और तीसरा सवाल समय को लेकर है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि समय बीतने के साथ ही मतदाताओं के नाम शामिल करने या हटाने के लिए वोटर लिस्ट को रिवाइज करना जरूरी होता है। चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि अगर आयोग के पास वोटर लिस्ट के रिवीजन की ताकत नहीं है तो फिर कौन इस काम को करेगा। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन चुनाव से हटकर क्यों नहीं किया जा सकता।
इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सुनवाई का मौका दिए बिना किसी को भी वोटर लिस्ट से बाहर नहीं किया जाएगा। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी और अर्जेंटीना के राजदूत अजनीश कुमार को उरुग्वे का भी राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 1996 बैच के आईएफएस अजनीश कुमार अर्जेंटीना के राजदूत के साथ साथ उरुग्वे के राजदूत का भी कार्यभार संभालेंगे और उनका मुख्यालय ब्यूनस आयर्स में ही रहेगा। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक एसएन सुब्बा रेड्डी के ठिकानों पर ईडी ने दबिश डाली है। विधायक के ठिकानों पर रेड पड़ते ही खलबली मच गई। बता दें कि 3 बार के विधायक एनएस सुब्बा रेड्डी के आवास और उनसे जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी हुई है। सुब्बा रेड्डी और उनके परिवार के सदस्यों पर अघोषित विदेशी संपत्ति रखने का आरोप है। इसी वजह से ये कार्रवाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक फेमा की धारा 37 के प्रावधानों के तहत कांग्रेस के विधायक के ठिकानों पर ये छापेमारी हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक के कम से कम 5 जगहों को खंगाला जा रहा है। ईडी को ऐसी शिकायत मिली थी कि विधायक ने विदेशी बैंक खातों में पैसे जमा कर रखे हैं। इसके अलावा मलेशिया, हांगकांग, जर्मनी और अन्य देशों में अचल संपत्तियों की खरीद के संबंध में भी शिकायतें मिली थीं। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने सुब्बा रेड्डी के ठिकानों पर धावा बोला। ईडी के अधिकारी विधायक के आवास और व्यावसायिक संस्थाओं पर तलाशी और जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ सूत्रों की तरफ से ये भी जानकारी मिली है कि विधायक रेड्डी के प्रमुख सहयोगियों और करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों और आवासों पर भी छापेमारी की जा रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। विधायक रेड्डी चिकलबिल्लापुरा जिले के बागेपल्ली विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अभिनेता राणा दग्गुबाती, विजय देवरकोंडा और कई अन्य बड़े सितारों की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने अवैध ऑनलाइन बैटिंग ऐप्स को प्रमोट किया, जिससे हजारों लोगों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इस पूरे मामले की शुरुआत मार्च में दर्ज की गई एक एफआईआर से हुई थी, जो तेलंगाना के साइबराबाद में हुई। शिकायतकर्ता के मुताबिक इन बैटिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन होता है और ये ऐप्स खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों को निशाना बनाते हैं। ऐप्स पर पैसा लगाने के बाद जब लोग हार जाते हैं तो उनके घरों में आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। एफआईआर में एक साफ कहा गया है कि कुछ फिल्मी सितारे और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज इन ऐप्स का सोशल मीडिया पर खुलकर प्रचार कर रहे हैं। इनका प्रमोशन देखकर आम लोग भरोसा कर लेते हैं और अपनी मेहनत की कमाई इन प्लेटफॉर्म पर लगा देते हैं, जिससे उन्हें बड़ा घाटा होता है। एफआईआर में ये भी आरोप है कि ये सितारे इन ऐप्स से प्रमोशन के बदले मोटी रकम लेते हैं। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज कर लिया है और मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक 29 लोगों के नाम एफआईआर में शामिल हैं और इन सभी को ईडी की ओर से नोटिस भेजे जा सकते हैं। गुजरात में वडोदरा के पास हुए भीषण पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। खोज बचाव अभियान के दौरान घटनास्थल से 3 और शव बरामद हुए। बताया जाता है कि 4 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। आणंद जिले के मुजपुर के पास मही सागर नदी पर बना गंभीरा पुल बुधवार को ढह गया था। इस हादसे में 4 से अधिक वाहन नदी में गिर गए। हादसे के बाद 3 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। बता दें कि वडोदरा जिले के पादरा और आणंद के गंभीरा इलाकों को जोड़ने वाला ये पुल बुधवार सुबह ढह गया था। ये पुल मध्य गुजरात से सौराष्ट्र जाने वाले वाहनों के लिए मुख्य मार्ग के रूप में इस्तेमाल होता था। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट यमन में मौत की सजा पाई केरल की नर्स निमिषा प्रिया मामले में सुनवाई पर राजी हो गया है। याचिका में केंद्र सरकार को राजनयिक दखल करने का निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने मामले की सुनवाई 14 जुलाई के लिए लिस्ट की है। निमिषा को यमन नागरिक की हत्या के मामले में 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी। पिछले साल यमन के राष्ट्रपति राशिद अल अलीमी ने उनकी मौत की सजा को मंजूरी दी थी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत सरकार मामले पर नजर रखे हुए है और यमन के अधिकारियों और निमिषा के परिवार के साथ लगातार संपर्क में है। निमिषा 2017 से यमन की जेल में बंद हैं। उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को दवा की ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप है। निमिषा और मेहदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि मेहदी ने निमिषा का पासपोर्ट कब्जे में ले रखा था और उसे प्रताड़ित करता था।
कर्नाटक के हासन में हार्ट अटैक से मौत के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 40 दिन में यहां हार्ट अटैक से 23 मौतें हो चुकी हैं। इनमें से 6 की उम्र 19 से 25 साल के बीच थी। वहीं 8 की उम्र 25 से 45 साल के बीच थी। उधर बेंगलुरु के जयदेव अस्पताल में हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में 8% का इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि बढ़ते मामलों के बीच हासन और आसपास के जिलों के कई लोग एहतियाती जांच के लिए आ रहे हैं। मैसूरू के भी जयदेव अस्पताल में हार्ट से जुड़ी जांच के लिए रोजाना हजारों लोग पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में विश्व की सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में शुमार श्रीखंड महादेव यात्रा शुरू हो गई है। आज सुबह 5 बजे भगवान शिव के भक्तों का पहला जत्था श्रीखंड के लिए रवाना हुआ। ये 12 जुलाई को श्रीखंड पहुंचेगा। अब रोजाना 800 की संख्या में भक्तों के जत्थे को श्रीखंड भेजा जाएगा। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के भोजन के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इनके ठहरने और स्वास्थ्य जांच के लिए 5 जगह बेस कैंप बनाए गए हैं। इनमें स्वास्थ्य जांच और फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद श्रद्धालुओं को श्रीखंड की यात्रा पर भेजा जाएगा। 23 जुलाई तक चलने वाली इस यात्रा पर जाने से पहले फिटनेस टेस्ट पास करना और पंजीकरण अनिवार्य होगा, क्योंकि इस यात्रा को खतरनाक ट्रैकिंग वाली धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है। इसमें श्रद्धालुओं को 32 किलोमीटर सकरे व खतरनाक रास्ते से पैदल चलना पड़ता है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फिर एक बार ऐसा बयान दिया है जो उनकी पार्टी के नेताओं को अच्छा न लगे। थरूर ने आपातकाल की निंदा की है और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बताया है। शशि थरूर ने कहा कि कैसे आज़ादी खत्म की जाती है ये 1975 में सभी ने देखा, लेकिन आज का भारत 1975 का भारत नहीं है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अन्य देशों में भारत का पक्ष रखने के लिए जो सांसदों की टीम बनाई गई थी, उसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी शामिल थे। शशि थरूर ने विदेशी धरती पर मोदी सरकार का जमकर समर्थन किया था। शशि थरूर ने कहा है कि आपातकाल को भारत के इतिहास के एक काले अध्याय के रूप में ही याद नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके सबक को पूरी तरह से समझा जाना चाहिए। गुरुवार को मलयालम दैनिक दीपिका में आपातकाल पर प्रकाशित एक लेख में थरूर ने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के काले दौर को याद किया और कहा कि अनुशासन और व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास अक्सर क्रूरता के ऐसे कृत्यों में बदल जाते हैं जिन्हें उचित नहीं ठहराया जा सकता। ट्रंप प्रशासन की ओर से अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर चल रही बातचीत के बीच कई देशों के लिए टैरिफ लगाने को लेकर जारी की गई लिस्ट में अभी तक भारत का नाम शामिल नहीं है। इस निर्णय से भारतीय निर्यातकों को राहत मिलेगी। वहीं नई सूची में कुछ अन्य देशों को शामिल किया गया है। बता दें कि अभी दोनों ही देश व्यापार समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों के अनुरूप प्रशासन ने अभी तक करीब 20 देशों को शुल्क वृद्धि के लेटर जारी किए हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति ट्रंप ने 6 अन्य बिजनेस साझेदार देशों को शुल्क पत्र भेजे हैं। इससे पहले भी 14 साझेदारों को इसी तरह के लेटर भेजकर टैरिफ बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई थी। इन लेटर्स में सभी देशों के उत्पादों पर अमेरिका के बाजारों में प्रवेश शुल्क की पूरी जानकारी दी गई है। ये शुल्क 1 अगस्त से लगेगा। फिलहाल जिन देशों में टैरिफ लगाया गया है उनमें बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, बोस्निया, मलेशिया, थाईलैंड, हर्जेगोविना, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, ट्यूनीशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, कजाकिस्तान, लाओस, सर्बिया शामिल हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल को भारतीय वस्तुओं पर अतिरिक्त 26% सीमा शुल्क लगाया था, लेकिन बाद में इसे 90 दिनों के लिए अर्थात 9 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। अब इसको 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि अमेरिका के द्वारा लगाया गया 10% मूल शुल्क लागू रहेगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।